नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं मंत्रालय ने इस अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए कहा कि वे भारत में अपने राजनयिक दर्जे के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी से साफ कहा है कि भारत में कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी अपने विशेष अधिकारों और दर्जों का दुरुपयोग न करे। इसे सख्ती से अनुसूचित किया जाएगा। में एक्शन मोड में नजर आ रही है भारतीय सरकार। एक के बाद एक हर गतिविधि पर नकेल कसी जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बेहद बड़ा एक्शन एक और बार से लिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार वाकई में ही कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को लेकर या फिर कहें जिस तरीके से आतंकी घटना देखने को मिली, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं सतर्क होती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब फिर एक और कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा, यहाँ तक कि जिस तरीके से जासूसी करने के मामले के अंदर कई नाम सामने आते नजर आए, वही पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर एक ऐसे अधिकारी को ऊपर वही कार्रवाई की गई है जिसको लेकर ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर वो भारत जो है वो छोड़ दे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जानकारी मिली कि एक अधिकारी जो है जो पाकिस्तानी एम्बेसी पर है, दूतावास कर है, वहां पर उनके द्वारा कहीं ना कहीं जासूसी जो है भारत के अंदर की जा रही है और इसी को लेकर अब बड़े कदम जो है उठाए गए हैं। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया, चाहे आतंकवाद हो या पाकिस्तान हो, जो भी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ रणनीति बनाएगा या फिर भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाएगा, उसके ऊपर इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी और उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। जी अच्छा राजीव, किस तरीके का विदेश मंत्रालय की ओर से आदेश पारित किया गया है, क्या कुछ कदम उठाया गया है, विस्तृत में जानकारी साझा कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार वाकई में ही बड़े कदम उठाती नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े अधिकारी की बात करें, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के थे और यहाँ पर जासूसी कर रहे थे, तो उसको लेकर बड़े कदम जो है उठाए गए हैं। उनको 24 घंटे का समय दिया गया था कि उनको भारत जो है वो छोड़ दे यहाँ से। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत सरकार की, तो भारत सरकार जो है वो और अब कदम उठा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात करें जितने भी लोग जासूसी कर रहे हैं या फिर कहें जिनके ऊपर भी जानकारी मिल पा रही है कि ये जासूसी करते हैं, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। यहाँ तक कि कुछ सोशल मीडिया के जो एक्टिविटीज लोग हैं उनके ऊपर भी इस तरीके की जासूसी के आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं, सबूत मिलते नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है भारत सरकार जो है वो हर तरीके से अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए या फिर कहें जो लोग भारत के खिलाफ रणनीति बनाते हैं, भारत के खिलाफ जासूसी करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी अच्छा राजीव, इस फैसले के तहत जो कदम उठाया गया है उसके अंदर कितने लोगों पर शिकंजा कसा गया है, कितने लोग इसके अंदर जो है वो शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, कितने लोगों पर इसकी गाज करी है? देखिए, यहाँ पर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के द्वारा बड़े कदम जो है जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उससे पहले पहलगाम की घटना देखने को मिली आतंकवाद को लेकर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर चला तो उससे कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो कमर है वो जरूर टूटती हुई नजर आई। और इसी को लेकर भारत के अंदर अब शिकंजा जो है इस तरीके से कसा जा रहा है कि हर पहलू से गौर किया जा रहा है। पहलगाम की घटना के अंदर कौन कौन शामिल था, किस तरीके की रणनीति बनी थी, उसके अंदर भारत के लोग थे या फिर कहे सिर्फ पाकिस्तान के लोग थे, या और जिस तरीके से अभी ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सोशल मीडिया के कुछ जो एक्टिविटी लोग थे उनके द्वारा भी जासूसी की जाती थी, उनके ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। तो अब जिस तरीके से बड़े अधिकारी की बात करें जो पाकिस्तानी दूतावास पर थे, उनके द्वारा भी कहीं जासूसी करने का उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया, तो उनको लेकर भी अब भारत सरकार जो है कदम उठा रही है। अगर इस तरीके की प्रक्रिया और लोगों के द्वारा भी अपनाई जाती है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकवाद को लेकर कोई भी अगर कदम उठाया जाएगा या फिर कोई भी भारत सरकार की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बिल्कुल दिया जाएगा। जी अच्छा, जिनके ऊपर ये फैसला लिया गया है उनकी कुल संख्या कितनी है? एक है, दो है, कितने अपराधी इसके अंदर शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें अभी तक
संख्या की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि भारत के अंदर जासूसी की जा रही है, भारत के अंदर इतने सोशल मीडिया के एक्टिविटी लोग हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं भारत के अंदर की जानकारी जो है वो दी जाती है। अभी तक इनकी गिनती जो है वो अभी तक नहीं बताई गई है सरकार के द्वारा, मगर ये जब जानकारी मिल रही है काफी ऐसे सोशल मीडिया के एक्टिविटी जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। और जिस तरीके से अधिकारी का बताया गया है कि वो भी अधिकारी यानी जो पाकिस्तान दूतावास पर जो कार्य करते थे बड़े अधिकारी के तौर पर, उनके द्वारा भी जासूसी की जाती है। तो और कितने नाम इसमें शामिल हो सकते हैं ये अभी तक सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, मगर सरकार की तरफ से ये जरूर मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी कानून कोई भी प्रक्रिया अपनानी होगी भारत सरकार को तो वो बिल्कुल अपनाएंगे, चाहे उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी जो ठिकाने थे वहां तक का अटैक किया गया, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो हर तरीके की रणनीति जो है वो बना चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जो जासूसी लोग जो जासूसी कर रहे हैं भारत के अंदर रहकर, उनके ऊपर भी किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक की जिस गिनती की बात करें तो अभी तक कितने लोग हैं, कितने लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों को अभी तक सोशल मीडिया के जो एक्टिविटी लोग हैं उनको कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर ये अभी तक साफ नहीं किया गया। क्योंकि अगर ये साफ कर दिया जाता है तो फिर अगर आने और गिनती बढ़ती है तो फिर उसके लिए भी और कदम जो है वो सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं। मगर अब देखना होगा कि वाकई में सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है वो कितना और बढ़ता हुआ नजर आएगा और कितना संदेश इसका जो है वो पहुंचता नजर आएगा। जी अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार की ओर से लगातार एक्शन जारी है, जो पाकिस्तान उच्चायोग है उसके अंदर जो अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं जासूसी मामले में हस्तक्षेप नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या उन उच्चायोग के अधिकारियों की ओर से हनी ट्रैपिंग या फिर सोशल मीडिया का भी यूज किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग की तो या फिर कहें लगातार कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है अब और ज्यादा सतर्क होती नजर आ रही है। जैसे ही एक अधिकारी का नाम आया है सामने तो उसको लेकर भी अब और भी अधिकारियों के ऊपर शायद निगरानी जो है वो की जा रही होगी। और लगातार कहीं ना कहीं भारत सरकार की बात करें या फिर जांच एजेंसियों की बात करें सभी अपनी तरीके से कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। मगर सोशल मीडिया के माध्यम की बात करें तो जिस तरीके से अधिकारी के द्वारा ये जानकारी मिल पाई कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के अंदर तमाम जासूसी जो है वो की जा रही थी। सोशल मीडिया के एक्टिविटी जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया। इस तरीके की बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है। मगर भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी एक्टिविटी लोग हो, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। जो दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके सोशल मीडिया के एक्टिविटी लोग जो है उनके ऊपर अभी तक शिकंजा जो है वो काफी हद तक कसा जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और यहाँ तक कि कई ऐसे नाम जो है शायद और उजागर हो सकते हैं कि जिनके द्वारा कहीं ना कहीं और भी जानकारी जो है वो मिल पाए। मगर अब जिस तरीके से ऊंचा एक कोई अधिकारी का नाम आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई जो है भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल की जा रही है। आप देखना होगा कि आतंकी घटनाओं को लेकर कितना और कदम जो है भारत सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं और जो लोग भारत के अंदर रहकर जासूसी कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से हफ्ता 10 दिन पहले भी देखने को मिला था जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला जासूसी को लेकर सामने आया था, सेम इसी तरीके का एक्शन उठाया गया था पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी की और अधिकारी को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से सेम एक्शन देखने को मिला। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जासूसी का मामला सामने आ रहा है और दूसरा यहाँ पर पहलगाम की घटना जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी है। क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरीके की घटना आतंकी देखने को मिली थी उसके बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो 9 आतंकी ठिकाने थे वहां पर भी अटैक किया गया। जो आतंकी लोग थे उनके ऊपर सीधा प्रहार जो था वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का था। भारत की सेना की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी भारत की तरफ आंख उठा के दिखेगा उसका जवाब जो है इसी तरीके का दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जासूसी की तो जासूसी जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर रह के कर रहे हो, दिल्ली के अंदर रह के कर रहे हो या फिर और राज्यों के अंदर रह के कर रहे हो, सभी के ऊपर भारत सरकार की अब निगरानी है और सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जिस तरीके से उच्चायोग के अधिकारी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई है तो आप देखना होगा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। उनको 24 घंटे का समय दिया गया था भारत छोड़ने के लिए। क्या और भी नाम ऐसे शामिल हो सकते हैं जो और भी लोग जो है वो जासूसी कर रहे हैं भारत के खिलाफ? तो तमाम ऐसे सवालों के जवाब जो है वो बाद में ही मिलते नजर आएंगे। मगर भारत सरकार की तरफ से तमाम एजेंसियों की तरफ से लगातार कदम जो है उठाए जा रहे हैं। जी
जो राजीव, जिस तरीके से हमने देखा, तो क्या ये जो अवांछित व्यक्ति है जो भारत सरकार की ओर से इसे करार दिया गया है, तो ये जासूसी मामले में इसके ऊपर एक्शन लिया है या आतंकवादी गतिविधियों में भी इसके शामिल होने की कुछ सूचना? यहाँ पर बात करें जो उच्चायुक्त के अधिकारी है उनके ऊपर जासूसी मामले के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई जो है वो करने की बात की गई है। उनको 24 घंटे का जो समय दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि भारत के अंदर रहकर वो जासूसी जो है वो करवा रहे थे और किनके द्वारा करवा रहे थे, कैसे जो उनकी सारी जानकारी उन तक पहुंचती थी, वो आगे तक कैसे पहुंचाते थे, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब जो है वो जांच दायरे के अंदर है। अब जांच एजेंसियां ही स्पष्ट कर पाएंगी वो किस तरीके से जांच करवा रहे थे, किस तरीके से उनके संपर्क में कितने लोग थे, कैसे जासूसी करवाते थे, उसके लिए कितने पैसे दिए जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो जांच सुरक्षा एजेंसियों के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके की प्रक्रिया जो है उनके द्वारा अपनाई गई और कितने लोगों के नाम शामिल हुए और किस तरीके के वो लोग जो है वो जासूसी करते थे, उसके लिए उनके पास कितने फंड आता था, कितना पैसा आता था, कहाँ कहाँ जाते थे। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो सुरक्षा एजेंसियां ही दे पाएंगी। जी अच्छा राजीव, भारत सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, यहाँ तक कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है या फिर कहें जो और पाकिस्तान को लेकर जो डेलीगेशन बाहर विदेशों के अंदर जाने वाला है, इस तरीके की तमाम प्रक्रिया जो है भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। और यहाँ तक कि जो डेलीगेशन बाहर विदेशों के अंदर जाएगा वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उजागर करता नजर आएगा, आतंकवाद को उजागर करता नजर आएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को शरण देता है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, या फिर भारत के अंदर जो जासूसी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कड़े कदम किस तरीके से उठाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो अब कहीं ना कहीं जांच दायरे के अंदर है। भारत सरकार ही अब स्पष्ट कर पाएगी और कितने कदम जो है उठने वाले हैं और कितने अधिकारियों के नाम जो है इस सुरक्षा जो जासूसी मामला है उसके अंदर कितने और नाम शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा समय समय पर जरूर दी जा रही है। जी अच्छा राजीव, एक और सवाल बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या जिस तरीके से जासूसी को लेकर एक्शन जारी है, तो क्या भारत सरकार के रडार पर अभी और भी पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी हैं? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से जासूसी मामले के अंदर कितने सोशल मीडिया के एक्टिविटियों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। उच्चायोग की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकारी का नाम जो है सामने आया है कि उनके द्वारा जासूसी करवाई जा रही थी, कैसे जासूसी करवाई जा रही थी, क्या और भी नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके की तमाम प्रक्रिया जो है वो अब भारत सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। तमाम एजेंसियों की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है वो पहलगाम की घटना को लेकर तमाम हर पहलू से जो है वो एक्टिविटी करती नजर आ रही है, तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। अब जहाँ तक कि सोशल मीडिया के अंदर या फिर क्या सोशल एक्टिविटी जो लोग करते थे उसके अंदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी के ऊपर कहने कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्या जो उच्च आयोग के जो अधिकारी के ऊपर कैसे कदम उठाने की बात की गई है, क्या और भी इनके साथ नाम जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब तमाम जांच जो है वो कहते हैं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है, जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा किस तरीके के जासूसी मामले के अंदर कितने लोगों के नाम शामिल हो चुके हैं, कितने अधिकारियों के नाम शामिल हो चुके हैं, कितने सोशल मीडिया एक्टिविटी के नाम जो है वो शामिल हो चुके हैं। तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कितने लोगों के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा चुका है। जी अच्छा राजीव, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके तुरंत बाद से जो हमारी इंटेलिजेंस है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, ऐसे में लगातार पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अब इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों से ऐसे एक्शंस की या फिर ऐसे जो कदम उठाए जाने की और भी उम्मीदें हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें उच्च आयोग की, तो बिल्कुल जिस तरीके से एक अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर करके भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी हो, यानी कि अधिकारी के लेवल कोई भी हो, चाहे वो उच्च आयोग का हो या फिर पाकिस्तान का हो या फिर भारत के अंदर रहकर जो जासूसी कर रहे हैं उनको हो, तमाम कोशिशें जो है भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम संदेश दिए जा चुके हैं कि भारत सरकार के खिलाफ या फिर भारत के खिलाफ जो भी कदम उठाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और जिस तरीके से एक उच्च आयोग के अधिकारी के ऊपर शिकंजा कसा गया है उससे तो साफ जाहिर हो चुका है कि और भी अधिकारियों के नाम अगर आते हैं तब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है और उनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान भेजा जा सकता है। मगर अब जिस तरीके से जासूसी मामले के अंदर कितने लोगों के नाम सामने आएंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव आपका। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता
दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस विशेष आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी। इस अवसर पर पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं जैव विविधता दिवस पर आयोजित ये संगोष्ठी पर्यावरण संरक्षण और विविध जैविक जीवन के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। तरीके से आज जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते नजर आएंगे। तो वहीं उन्हीं के साथ मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बेहद अहम पहल ये मानी जा रही है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अहम इसको माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही उनके कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अहम कदम उठाए जा सकते हैं। तो वहीं इस पहल को अहम माना जा रहा है। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये विशेष आयोजन होने वाला है। शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी। इस अवसर पर पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री अरुण सक्सेना, साथ ही राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, इस अवसर पर पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री अरुण सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं जैव विविधता दिवस पर आयोजित ये संगोष्ठी पर्यावरण संरक्षण और विविध जैविक जीवन के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग, उसको लेकर चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ मामला है ये, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इसको लेकर पूरी जानकारी साझा कीजिए। देखिए प्रकृति, आज जैव विविधता दिवस है और कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगातार जो सरकार के प्रयास है, उसके क्रम में कहीं न कहीं पर्यावरण विभाग द्वारा ये कार्यक्रम पूरा रखा जा रहा है। और साफ ही कह सकता है कि पूरी तरह से सरकार जो कदम उठा रही है, जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज एक संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरी तरह से ये साफ ही कहा सकता है कि विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार कैसे जो धरती है, कैसे जो प्रकृति है उसको कैसे संरक्षित करने का काम किया जाए। पूरी तरह से विमर्श करने का जो विचार विमर्श है वो कहीं न कहीं करने का काम किया जाएगा। और ये कहा सकता है कि प्रकृति पूरी तरह से सरकार है उसमें पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी सरकार लक्ष्य रख रही है 35 करोड़ पौधे लगाने का। और जो धरती को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चीजें चल रही है उसको कैसे बदलने का काम किया, इन सब चीजों पर पूरी तरह से आज विचार विमर्श किया जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना और केपी मलिक राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करने का काम करेंगे। और काफी महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम है और इसमें पूरी तरह से एक विचार विमर्श करने का काम किया जाए, कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, कैसे धरती को उपजाऊ बनाया जाए। और कहीं न कहीं जो दिन पे दिन जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, दिन पे दिन जो परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो शिकार लगातार जो कह सकते हैं कि प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, जो अलग अलग तरह के प्रदूषण है उनको कैसे रोका जाए, उस तरह की तमाम चीजें हैं, उस पर पूरी तरह से आज विचार विमर्श इस कार्यक्रम में किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होकर उद्घाटन करने की जो है पूरी उम्मीद बताई जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, लगभग 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मार्क्स हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया इसमें शामिल होंगे। उस संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री भी
एक विचार विमर्श करने का काम करेंगे और अपनी बात संबोधन के माध्यम से रखेंगे कि आखिरकार कैसे इन सब चीजों को सुधारने का काम किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और जो दिन पे दिन जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने का क्या काम किया जाए, क्योंकि प्रदूषण के कारण जिस तरह से AQI में दिन पे दिन परिवर्तन होता जा रहा है, धुंध होती जा रही है, समय से पहले गर्मी जो पड़ने लगती है और कह सकते हैं कि मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, इन सब चीजों को लेकर पूरी तरह से संगोष्ठी के माध्यम से सरकार विचार विमर्श करने का काम, मुख्यमंत्री अपना पक्ष सरकार का पक्ष रखने का काम करेंगे और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण विभाग द्वारा, क्योंकि 35 करोड़ पौधे पहले भी लगाए गए थे और सरकार ने एक बार फिर लक्ष्य रखा है 1 जुलाई से लेकर कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें जून और जुलाई में पूरी तरह से जो मानसून है, मानसून से पहले पूरी तरह से कार्यक्रम को रखा जाए और जो पौधे हैं उनको लगाने का काम, लोगों को वितरित करने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम, मौसम को लेकर और जो ग्लोबल वार्मिंग उन सब चीजों को लेकर पूरी तरह से करने का काम करेंगे। तो ये बड़ा वृहद कार्यक्रम है और दिन भर चर्चा होगी संगोष्ठी में और तरह तरह के जो पर्यावरणविद है वो अपनी बात रखने का काम करेंगे। जो पर्यावरण संरक्षित है, जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं रखने का काम करेंगे। तो पूरी तरह से एक बड़े विद्वान भी पर्यावरण को लेकर, जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, मौसम विभाग के जो लोग हैं, वो अपनी बात रखने का काम करेंगे। अच्छा, एक और पूछना चाहूंगी मैं आपसे सवाल, सीएम की ओर से क्या कार्यक्रम के दौरान कोई बड़े ऐलान होने की भी संभावना है? देखिए, प्रगति इसमें ऐलान की कोई वो नहीं है, लेकिन ये कहा सकता है कि सरकार जो पौधारोपण करने जा रही है, 35 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण करने का काम करेंगे। जगह जगह जंगल बनाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को कंट्रोल करने का, या दिन पे दिन जो ग्लोबल वार्मिंग में चेंजिंग आ रही है, इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लोगों को एक संदेश देने का भी काम करेंगे कि कैसे अपने घरों में पौधे लगाकर अपने आपने जो एक सरकार ने कभी हाल में ही कुछ सालों पहले एक पेड़ एक माँ के नाम, इस तरह के तमाम अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक पौधा रोपित किया था। हर वर्ष कहीं न कहीं पर्यावरण दिवस पर वो इस तरह का कार्यक्रम रखते रहते हैं और सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से बढ़कर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से पौधारोपण का काम करा रही है। और इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई चीजें हैं उनको बताने का काम करेंगे और सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उठाना चाहती है उनको बताने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, एक पेड़ माँ के नाम, भाजपा का ये नेशनल लेवल पे जो कार्यक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी गंभीर रूप से नजर आते हैं। उन्होंने कहा है किस तरीके से 2030 तक जो हरित आवरण है, यानी जो ग्रीन रेवुलेशन है, उसको लेकर 20% की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आज का कार्यक्रम बेहद अहम मायने रखता है। देखिए, मायने रखते हैं, जाहिर सी बात है किसानों को लेकर आम जनमानस तक फ्री पौधे बांटना, बीजों को बांटना, इस तरह का तमाम सरकार कर रही है और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। क्योंकि दिन पे दिन जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है, उस मौसम को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो और आने वाली पीढ़ी को एक सबक और एक संदेश देने का काम कहीं ना कहीं करे। और बच्चों के नाम स्कूलों में पौधे लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण विभाग कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने का काम किया जाए ताकि ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं आज दिन पे दिन जिस तरह से कोविड में लोगों को राहत दी थी, उस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार फिर कोविड की दस्तक जरूर देश में हो चुकी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर्यावरण ने एक अहम भूमिका काम करने का काम किया था और प्रदूषण कंट्रोल करने का काम भी पर्यावरण करता है और पेड़ पौधे करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी पूरी तरह से अहम है और इन सब चीजों को लेकर एक पेड़ एक माँ के नाम लगाने का भाजपा हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, पूरी तरह से कोशिश, क्योंकि माँ के नाम हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाना चाहता है, उसको सींचता है, उसको तैयार कराता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को, बच्चों को शिक्षा भी कहीं ना कहीं सरकार देने का काम कर रही है। उनके जन्मदिन से सरकार कहती है कि एक पौधे स्कूलों में लगाए जाए, एक पौधा कहीं भी रोपित किया जाए। तो इस तरह के तमाम संदेश है उसको देने का काम सरकार पूरी तरह से करती है। अच्छा जितेंद्र, आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा किन किन मंत्रियों के शामिल होने की खबर है? देखिए, मंत्री पर्यावरण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी आरूष सक्सेना मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री केपी मलिक वो मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव मनोज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पर्यावरण विभाग के निदेशक वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो स्कूली छात्र छात्रा है वो मौजूद रहेंगे।
पर्यावरण से जुड़े जो लोग हैं, जो पर्यावरणविद है, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। कि बड़ा संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है और पूरी तरह से लोग अपने अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग या मौसम में जो दिन पे दिन चेंजेस आते जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, ताकि समय पर मानसून आ सके, समय पर गर्मी का जो मौसम है वो आए। जो अलग अलग मौसम पहले दिखाई पड़ते हैं, जो प्रदूषण के कारण परिवर्तित होते जा रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर पूरी तरह से आज संगोष्ठी होगी और संगोष्ठी में विचार विमर्श करने का काम किया जाएगा। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एनबी न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के कार्यकलापों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत में चर्चा की गई। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न और अन्य प्रावधानों को शामिल करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत दर्शन योजना को विस्तृत करने के भी आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस साल कम से कम 1,000 बच्चों को भारत दर्शन यात्रा कराई जाए, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने और अगले एक महीने में सभी चिन्हित क्लस्टर विद्यालयों की डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा विद्यालयों के लिए प्रस्तावित सभी हॉस्टल सुविधाओं की डीपीआर भी 1 महीने के भीतर तैयार करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने स्मार्ट क्लासेस के जरिए कंप्यूटर लैब हेतु एक समर्पित विभागीय हेड खोलने के भी निर्देश जारी किए।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है, साझा कीजिए। बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जो है शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की है और उन्होंने जो है सभी विभाग के क्रियाकलापों पर जो है अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की है। अगर बात करें तो कहीं जिस तरह से लगातार जो शिक्षा नीति है उसी को लेकर परीक्षा पैटर्न और अन्य जो प्रावधान है उनको समाहित करने की भी जो है मुख्य सचिव ने बात कही है। और अगर बात करें तो कहीं जो माध्यमिक शिक्षा है उसी के अंतर्गत जो है भारत दर्शन योजना को विस्तारित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। और अगर बात करें तो इस बार लगभग 1000 बच्चे जो है उनको भारत दर्शन के टूर पर ले जाने की बात भी कही गई है। और मुख्य सचिव की तरफ से इससे जो है अगले साल 5000 के आसपास जो है करने की बात कही है कि अगले साल जो है 5000 बच्चे भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत जो है देश के विभिन्न स्थानों पर जाए हैं। वहाँ पर जो है तरह तरह की जो पद्धतियाँ हैं और जो अलग अलग कल्चर है वो वहाँ पर जाके देखें सीखना। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुख्य सचिव ने जो क्लस्टर विद्यालय है उनको भी कहीं कहीं बढ़ाने की बात कही है और लगभग ऐसे विद्यालय जो 560 के आसपास विद्यालय भी है उनको बढ़ाने की बात कही गई है। और अगर जिस तरह से लगता जिस तरह से मुख्य सचिव एक के बाद बैठ के कर रहे हैं तो ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए भी काफी अहम बैठक थी। और ऐसे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्लस्टर विद्यालय है उनको उनकी रूपरेखा बनाने की भी निर्देश जारी किया गया है क्योंकि जो मॉडर्न क्लासरूम आजकल चल रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट की जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर लगातार उन्होंने अधिकारियों को फीडबैक भी दिया है। जो क्लस्टर विद्यालय बनाए जा रहे हैं उनमें धुन मॉडर्नाइजेशन हो और तरह तरह की जो वॉल पेंटिंग आजकल बच्चों के साथ साझा करने की बात भी कही गई है। और जो शिक्षा पद्धति है उसको भी जो है विस्तृत सुदृढ़ करने की जो है मुख्य सचिव ने कही। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो प्रस्तावित हॉस्टल फैसिलिटी है उसको भी उन्हें सुधारने की बात कही है। इसके अलावा CBSE जो है बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और जल्द से जल्द जो है शासन में उपलब्ध कराने की बात भी उन्होंने कही है। और अगर बात करें तो स्मार्ट क्लास हो या फिर कंप्यूटर लैब हो उनको भी और ज्यादा बनाने की बात और सुदृढ़ करने की बात उन्होंने कही है और ज्यादा स्मार्ट क्लास कंप्यूटर लैब खोलने की बात उन्होंने स्कूलों में कही है। जी प्रगति। अच्छा अभिनव, मुख्य सचिव की ओर से शिक्षा विभाग के किन अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई थी? बिल्कुल, अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के साथ इसी सभी जितने भी घोषित शिक्षा अधिकारी हैं या फिर जन शिक्षा अधिकारी हैं उन सभी के साथ यह बैठक की गई है। और जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं या फिर इसके अलावा जो नोडल अधिकारी हैं उन सभी को इस बैठक में शामिल किया गया था और उसमें खास तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जो बच्चे हैं उनको जो है आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है और इस बार जो है 1000 बच्चों को भारत दर्शन के टूर पर ले जाया जाए और इसको जो है 5000 बच्चों को भारत दर्शन के कार्यक्रम के तहत ले जाया जाए तो देश के जो है अलग अलग राज्यों में ले जाया जाए ताकि जो है पद्धति और जो बाकी इसके अलावा जो प्रवृत्ति है उसको जान सके इस तरह का जो कल्चर है राज्य में वो जान सके। इसके अलावा जो क्लासरूम है उनको स्मार्ट बनाने की बात कही गई। इसके अलावा जो कंप्यूटर है जैसे कंप्यूटर लैब्स हैं उनको जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाने की बात मुख्य सचिव की तरफ से कही गई है ताकि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव आपका तमाम जानकारियों के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को नई दिल्ली पहुंच गए हैं। आज सीएम, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए उचित सहायता और राजस्व घाटा अनुदान कम करने पर अतिरिक्त केंद्रीय मदद जारी करने की भी मांग करेंगे। साथ ही एनपीएस कर्मचारियों के करीब 9000 करोड़ रुपए हिमाचल को जारी करने की भी अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। ऐसे में पर्यटन मंत्री से वे हिमाचल में पर्यटन परियोजनाओं के लिए आवश्यक सहायता, हेलीपोर्ट के विकास और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भी मदद मांगेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 23 मई को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 24 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आएंगे। ऐसे में पर्यटन को लेकर, वित्त विभाग को लेकर एक्टिव नजर आएंगे। सीएम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अतिरिक्त बजट को लेकर भी बातचीत संभव बताई जा रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन के विकास के लिए भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री
से बात करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो वहीं प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। ऐसे में 23 मई को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 24 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल दौरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गजेंद्र सिंह शेखावत, उद्यान मंत्री से मुलाकात करना संभव बताया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के विकास के, हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, वित्त आयोग और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, कई अहम कदम इस दौरान उठाए जाएंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली 24 मई की बैठक में भी शामिल होते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए पिछले कल मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और आज जो है उनकी बताया जा रहा है कि 3 जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वहाँ पे बैठक है और ऐसे में जो प्रदेश के विभिन्न मसले हैं वो वहाँ पर उठाएंगे और संभव है कि वो पार्टी हाईकमान के निर्देश को लेकर अपनी चर्चा है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने का जो है प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे कि प्रदेश के जो विभिन्न मसले हैं जैसे लाहौल स्पीति और अन्य जगहों पर जो हवाई अड्डे की अनुमति देनी है और जिस तरह से किन्नौर के शिक्की में जो है पर्यटन गतिविधियों को केंद्रीय मंत्रालय से, पर्यटन मंत्रालय से जो है अनुमति मिली थी, तमाम वो चीजें हैं जिनको लेके मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो हिमाचल का पक्ष वहाँ पे रखे। और इस देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात है, इसमें वो हिमाचल के लिए जो लोन लिमिट है जो जिसको घटा दिया गया था केंद्र की तरफ से, उसको बढ़ाने की यहाँ पर जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल के लिए एक बढ़िया एक सोर्स था इनकम का, वो उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि लगातार हर साल जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो केंद्र लगातार घटाता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल लगातार ये कह रहा है कि केंद्र सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है और इससे जो है उनको दिक्कतों का सामना यहाँ पे प्रदेश चलाने के लिए करना पड़ रहा है। विभिन्न मदों में जो पैसा खर्च होता है उसके लिए सरकार को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसके अलावा जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं उनमें भी जो है जो हिमाचल का हिस्सा है उसके लेके अपनी बात वो रख सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिला के 3-4 दिनों का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मामला भी वो उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे थे कि चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानों की मांग वो कर सकते हैं। यानी हिमाचल के जो अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी जो 3 जगह पे जो हवाई सुविधाएं हैं उनको वहाँ पे जो उड़ाने है उनको जो है वो बढ़ाने की मांग वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए एक हवाई अड्डे की बात वो कह रहे थे कि लाहौल स्पीति में वो चाह रहे हैं कि हवाई अड्डा खोला जाए, उसको लेके अपनी बात कर सकते हैं। और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का मसला भी वो केंद्र के साथ उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने का मसला जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से वो उठा सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है वो उनकी सहायता से जो है पर्यटन की नई गतिविधियों से यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अंतिम दिन जो उनका रहेगा लास्ट में वो शायद जो हिमाचल में संगठन के मसले खड़े हुए हैं, संगठन के अभी तक पुनर्गठन नहीं हो पाया है, उसको लेके वो केंद्रीय जो केंद्रीय के शीर्ष नेता हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं कि लगातार ये दबाव भी अब सरकार पर है, तो उस पे संगठन पर है कांग्रेस पे कि जल्दी से जो है सरकार जो संगठन है उसका पुनर्गठन कर दिया जाए। तो तमाम मसले लेकर को 3-4 दिनों के लिए दिल्ली गए हैं और उम्मीद है कि जो मसले वो वहां पर उठाएंगे उसमें जरूर कुछ समाधान भी वो अपने साथ जो है वो लेकर हिमाचल लौटेंगे। अच्छा टीना, बताइए जिस तरीके से 24 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है उसके अंदर भी मुख्यमंत्री सुक्खू जो है वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से पहले भी कहा गया था कि टर्की से जो सेब भारत आयात करता है उस पर पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने जाऊंगा, अध्यक्षता उनकी बैठक जो होगी उसके बीच में जब मैं शामिल होऊंगा तो मैं ये मुद्दा जोर शोर से उठाऊंगा। बिल्कुल, देखिए हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से मांग उठ रही थी और कई जगहों से बागवानों के विभिन्न संगठनों ने विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है कि जो टर्की से सेब आ रहा है, तुर्की से सेब आ रहा है, उसको जो है
बंद किया जाए, उसका आयात बिल्कुल जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि 24 मई को जो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो ये जो मसला है इसको जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि हिमाचल इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हिमाचल के बागवान बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसके साथ साथ जो साथ लगते पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वो भी वहां पे भी जो है बागवान जो है तुर्की के आने वाले सेब से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो जोर शोर से इस मसले को उठाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखेंगे कि जो हिमाचल में जो सेब का ये तुर्की से आयात होता है उसको तुरंत बंद किया जाए। और अगर वहां से आयात बंद किया जाता है तो सीधा फायदा जो है बागवानों को यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि सेब जो है हिमाचल का सेब जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन तुर्की के सेब के आगे जो है वो कहीं टिक नहीं पाता है। तो ऐसे में हिमाचल ये जबान जोर शोर से उठा रहा है। और अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि 24 मई को सबसे बड़ा मसला वो यही है कि तुर्की से जो आयात सेब किया जाता है उस पर प्रतिबंध की मांग प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल अपने गंभीरता के साथ वो रखेंगे। जी अच्छा टीना, मुख्यमंत्री सुक्खू की जो है पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है, तो पर्यटन के नजरिए से ये दौरा बेहद खास माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये माना जा सकता है, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी तक जो एक्सप्लोर्ड है पर्यटन वही हिमाचल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि अनएक्सप्लोर्ड जगह है उनको भी जो है वहां पे भी जो है पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाए, क्योंकि कई साल हिमाचल में ऐसे हैं जहाँ तक पर्यटक पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार सड़क सुविधाओं का अभाव है, कई बार जानकारी का अभाव है, तमाम ऐसी चीजें रहती है कि पर्यटक जो है इतने खूबसूरत स्थलों पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो एक्सपोर्ट है और केंद्रीय जो पर्यटन विभाग है वहां से कुछ परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है पर्यटन की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो अनएक्सपोर्ट है उनके लिए भी बात रखेंगे और कुछ नई जगहों पर, क्योंकि किन्नौर के जो शिप्की लॉ में पर्यटन की गतिविधियां शुरू की है उसके लिए भी स्पेशल परमिशन केंद्र से मांगी गई थी। और इसके बाद जो है अब अलग अलग जगहों पर जो पर्यटन की अलग अलग गतिविधियां हैं, अलग अलग जो योजनाएं हैं, उसको लेकर वो एक खाका तैयार करके गए हैं कि वहां पर जो है वो अपनी बात रखेंगे कि हिमाचल में किस तरह पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको अगर केंद्र का सहयोग मिलता है तो कैसे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सहारा या बूस्ट जो है वो मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लाइव में एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस लौटते हैं। पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 5300 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2022 ਚ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਵਰਵੀਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਗੋਦਰੇਜ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्ट करने तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़, पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुकया गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं इस
ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव को आगे बढ़ाते हैं। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई सीएमडी योगशाला योजना के तहत ट्रेनर शिवनेत्र सिंह द्वारा प्रतिदिन 6 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। एसडीएम दमनदीप कौर ने बताया कि ये योग कक्षाएं मोहाली के विभिन्न सेक्टरों में सुबह 4:40 से लेकर शाम 6:45 बजे तक निःशुल्क चल रही हैं, जिनमें लोग तन मन से स्वस्थ जीवन जीने की अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सत्र लोकल पब्लिक पार्क फेज 3 B1 से लेकर फेज 6 के विभिन्न पार्कों में आयोजित होते हैं। योग अभ्यास से कई प्रतिभागियों ने पुरानी बीमारियों से निजात पाई और इसी के अपने दिनचर्या में अहम हिस्सा बना लिया है। योग साधक बनने के लिए बस शुरुआत करनी होती है, जिसके बाद योग के फायदे उन्हें जुड़े रखते हैं। वहीं आपको बता दें, जिले में चल रही इन कक्षाओं का हिस्सा बनने या मुफ्त योगा ट्रेनर की सुविधा लेने के लिए 7669400500 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट www.cmdyogshala.punjab.gov.in पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे में मुफ्त ट्रेनर सुविधा के लिए कम से कम 25 सदस्यों वाला समूह होना आवश्यक है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। अमित, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि गल करिए कि सीएम की जो योगशाला है काफी उसका जो है लाभ लोगों को मिल रहा है। इससे पहले हमने ग्राउंड जीरो पे जाके भी कवरेज की, जब ये योगशाला सुबह के टाइम जो है चलती है। लोग भी जो है पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनका धन्यवाद करते दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब से हमने योगशाला में जो है अपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो उससे हमें काफी लाभ जो है मिल रहा है। साथ ही कई पुरानी बीमारियां जो हैं वो दूर हो रही हैं। तो उनके साथ हमारी जो है साफ तौर पे बातचीत भी हुई, लोगों ने जो है काफी सराहना किया। साथ ही अगर आप कोई अपने एरिया में जो है खासकर अगर कोई नया बैच शुरू कराना चाहते हैं तो कम से कम 25 बंदे अगर वहाँ पर उस बैच में आए तो उसमें जो है फिर अपने एरिया में भी योगशाला जो है आप शुरू करवा सकते हैं। तो एक अच्छी पहल जो है, क्योंकि जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जाए और साथ ही जो है हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए, जिसके चलते जो है ये पूरे जो इस तरह के जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स भी जो है काफी उम्दा जो है दिखाई दे रहे हैं। हर वहाँ पे सुविधा जो है देखने को मिल रही है। साथ ही सीएम की योगशाला की बात करें तो कई जगह पंजाब के जो खासकर जो बड़े जो सिटीज हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ मोहाली की बात करें तो तकरीबन लगभग मोहाली के फेज 1 से लेके और 11 फेज तक की हम बात करें तो तकरीबन हर जगह देखने को मिल रही है। चाहे 11 फेज की बात करें, चाहे 10 फेज की बात करें, 9 फेज की बात करें, तो सुबह के समय जो है वहाँ पे योगशाला जो है करवाई जाती है और काफी लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। जी अच्छा, इस योजना से जुड़ने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? किस तरीके से जो जनता है इसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है? किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जाएगी? बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो साफ तौर पे एक योगशाला जो है ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड जो है एंड्रॉइड मोबाइल में आप या जो एप्पल के फोन है उनमें आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया भी जो है बिल्कुल बताई गई है, या जहाँ पर योगशाला होती है वहाँ पर जाके आप जो है, क्योंकि तकरीबन जिस तरह से मैंने जिक्र किया फेज 1 से लेके और फेज 11 तक की बात करें, यहाँ पर लगातार हर जगह जो है जितने भी पार्क हैं वहाँ पर अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, वहाँ पर योगशालाएं होती हैं। तो वहाँ पर जाके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो वहाँ पे ट्रेनर हैं वो भी आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो बिल्कुल सरल जो है ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें आप रजिस्टर करवा के और न शुल्क है, इसमें कोई चार्ज जो है नहीं लिया जाता, आप वहाँ पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका। दिल्ली
एनसीआर में बुधवार शाम करीब 7 बजे मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो वहीं आपको बता दें, हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक दिव्यांग व्यक्ति की उस वक्त मौत हो गई जब आंधी के दौरान एक खंभा उसके सिर पर आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक बैसाखी के सहारे सड़क पार कर रहा था, तभी हवा के झोंके से एक पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। वहीं दूसरी घटना गोलकपुरी से सामने आई है, जहां तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने से 22 वर्षीय युवक की जान चली गई और 2 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में आंधी और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप चल रही थी, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की भी खबर सामने है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से देखा गया, कल शाम 7 बजे के आसपास तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया। कई जनजीवन इससे अस्त व्यस्त भी हो गए हैं, तो कई क्षतिग्रस्त भी होने की भी खबरें पहुंची है। बिल्कुल, प्रगति की बात की जाए, बुधवार सुबह ऐसे तेज धूप और गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल था। वहीं शाम होते थे, शाम 7 बजे बारिश से गर्मी से राहत अवश्य मिली, लेकिन वहीं आंधी और तूफान की वजह से यह राहत आफत में बदल गई। अगर दिल्ली की बात की जाए तो निजामुद्दीन पर एक पोल गिरने से दिव्यांग जो वहां से साइकिल से गुजर रहा था उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। वहीं गोकुलपुरी क्षेत्र में एक पेड़ गिरने से 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कल गाजियाबाद में भी इस आंधी तूफान ने आफत का दौर मचाया और 3 लोगों की जान हो गई। खौड़ा क्षेत्र में एक दीवार गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। वहीं पर मसूरी थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर एक नाले में गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। और हापुड़ चुंगी रोड से एक राहगीर गुजर रहा था, तो इस दौरान पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की भी मौत सामने आई। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो वहां पर भी 2 मौतें सामने आई हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में शाम 7 बजे के बाद बारिश के बाद जो आंधी तूफान आया वो एक तरीके से आफत लेकर के आया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली के फ्लाइटों की, तो लगभग 50 फ्लाइटें ऐसी है जो देरी से उड़ान भर रही हैं और 14 ट्रेनें भी देरी से चली। ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर के अंदर कल जो मानसून की जो पहली बारिश इसे कहा जा रहा है, तो इसको लेकर के आज की भी अगर बात की जाए तो आज भी आईएमडी के अनुसार ऐसा अनुमान जताया गया है कि शाम के समय फिर दिल्ली के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। जी प्रगति। अच्छा अंबुज, आने वाले 1 हफ्ते की बात करें या अगले 10 दिन की बात करें, तो आईएमडी की तरफ से मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी वही अनुमान जताया गया कि आज भी बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तूफान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लोगों से वही अपील की जा रही है कि अगर ऐसा लगे तो ऐसे समय में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कल 7 मौतें हुई हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन प्रगति जी, एक प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आंधी और तूफान में पेड़ों का गिरना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से होर्डिंग्स रोड पर लगे हुए हैं वो होर्डिंग टूट कर लोगों के ऊपर गिरे हैं या अलग जगह पर गिरे हैं। तो ऐसे में नगर निगमों की ये जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो गाजियाबाद नगर निगम है या नोएडा नगर निगम है या दिल्ली नगर निगम है, लेकिन होर्डिंग से व्यवसाय के रूप में उनको पैसा मिलता है, तो उन होर्डिंग्स की ऐसी रस्ताबंदी की जाए, ऐसे तरीके से उनको लगाया जाए कि किसी आंधी तूफान में आम जनमानस को उसको नुकसान न देखने को मिले। वहीं दिल्ली सरकार के जो इस तरीके से जो वादे चल रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही थी कि इस बार बारिश में जल भराव नहीं होगा, तो वो सारी पोल खुलती हुई कल नजर आई है। जिस तरीके से दिल्ली में शाम को ट्रैफिक शुरू हुआ और बारिश के बाद में लोगों को जल भराव की समस्याओं को देखना पड़ा है। तो ऐसे में कुछ समय पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश वर्मा की तरफ से एक मीटिंग भी ली गई थी। उस समय पर उन्होंने ये हिदायत भी दी थी कि जितने भी नालों में सफाई का काम बचा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ गाजियाबाद नगर निगम, नोएडा नगर निगम, इनको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जिन होर्डिंग्स को सड़क पर लगाने के या व्यवसाय कर रहे हैं उसके एवज में इनको जो पैसा मिलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी ऐसी सहूलियत की जाए जिससे कि लोगों को इसका नुकसान न भरना पड़े। चलिए अंबुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
जब से हमारी डबल इंजन सरकार सत्ता में आई है, हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी दिशा में सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में आज अजूमाड़ क्षेत्र में 27 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें प्रमुख नक्सली नेता बसबा राजू भी शामिल है। जवानों के साहस और बहादुरी को हम नमन करते हैं, जो देश की सुरक्षा और शांति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ऊपर प्रहार जारी है, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक एक बड़ा लक्ष्य रखा है। यह बड़ा लक्ष्य देश को नक्सल मुक्त करने का है। ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है नक्सलवादियों के खिलाफ। तो वहीं इसको लेकर एक बार फिर से एक्शन मोड नजर आया सरकार का, सुरक्षा बलों का। अजूमाड़ क्षेत्र में 27 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी ये संख्या है 27 नक्सलियों के मारे जाने की। तो वहीं उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए। तो वहीं इसको लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट की है, जवानों को प्रोत्साहित किया है। चलिए, राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।